से हमने सुबह आपके सामने बात रखी थी कि बाजार के अंदर उतार चढ़ाव होगा और जमकर उतार चढ़ाव होगा। एग्जैक्टली वही हो रहा है। जो पिछले 6 दिन में आपने एक तरफा तेज़ी देखी बाजार ने, उसमें शॉर्ट कवरिंग का फ्यूल सारा खर्च कर दिया। हमने आपसे ये बात भी रखी थी सुबह सुबह ही कि आज आप देखेंगे इंडेक्स के अंदर रेंज का कारोबार होगा। मेरी सारी कैलकुलेशन 23,800 पे आके रुक जाती हैं, इसके ऊपर नहीं चलता। बाजार भी आज आप देखो 23,800 के एक बार पार तो गया, लेकिन उसके बाद कोई भी अटैम्प्ट 23,800 तक भी नहीं पहुंच रही है और सारी अटैम्प्ट उससे पहले ही लड़खड़ा के गिर रही हैं। लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि 23,800 की आज हम क्लोजिंग देख के जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। बैंक निफ्टी में तो बाकायदा लाल निशान है और 51,600 के आसपास चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाज़ार ख़राब है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि बाज़ार थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, नहीं तो फोमो फैक्टर्स आते हैं। ये कुछ एक बड़ी बातें हमने आपके सामने रखी हैं कि कहाँ पे कितने शेयर्स चल रहे हैं, इंडाइसिस की क्या परफॉर्मेंस है, कौन सा शेयर ऊपर, कौन सा शेयर ज़्यादा नीचे है, आज किस वजह से है। ये सब कुछ हमने इन बड़ी बातों में आपके लिए रखा हुआ है। इसके अलावा आज का जो मेरे नोटिसेबल पॉइंट्स है, मैं सिर्फ अपने बता रहा हूँ, जो मेरे नोटिसेबल पॉइंट्स है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आज सुबह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कभी खट्टा मीठा वाला गेम चल रहा है इसका, और ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि आप बैक टू बैक क्यों नहीं चले। निफ्टी आईटी इंडेक्स से काफ़ी मेरे को उम्मीदें हैं, इसलिए मैंने आपसे सुबह भी बोला था कि अगर आपके पास निफ्टी और बैंक निफ्टी है तो पहली बार अगर किसी को प्रॉफिट भी बुक करना हो तो बैंक निफ्टी से करना, निफ्टी से ना करना। निफ्टी से इस वजह से ना करना क्योंकि 23,800 वाला लेवल वापस हम रीटेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, और इसमें आईटी की वेटेज प्लस दिखाना निफ्टी आईटी इंडेक्स, आईटी की वेटेज और प्लस रिलायंस का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मेरे को भी लगता है लास्ट के अभी क्लोजिंग सेशन में कोई बहुत बिगड़ा नहीं है, कोई बहुत ख़राब नहीं हुआ है, और ये आज का सेशन ऐसे ही चलना था जैसे चल रहा है। मेरे को तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आईटी में बचाने के लिए और बैंक में बचाने के लिए एचडीएफसी बैंक सफिशेंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मेरे को आज की क्लोजिंग जितनी मैं 23,800 के आसपास क्लोज करूँगा उतने चांसेस हैं कि आप 24,000 को भी देख लोगे इसी एक्सपायरी में। नहीं तो 23,800 के दूर क्लोजिंग करोगे आज तो फिर चांसेस कम हो जाएंगे कि आप 24,000 इस एक्सपायरी में नहीं देखोगे। मैं इस एक्सपायरी का मतलब 27 तारीख तक की डेट आपको बता रहा हूँ। आज हम 25 तारीख को क्लोज कर रहे हैं, तो दिन रह जाएंगे 2627, यानी कि 48 घंटे। उस 48 घंटे में फिर थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी मार्केट को। अदरवाइज़ वैसी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को एज सच कोई भी प्रॉब्लम, एज सच कहीं भी कोई दिक्कत एज सच नहीं दिख रही है। अगर कुछ होता तो मैं ज़रूर आपके सामने बात रखता। खैर, अब मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, देवांग शाह, रुचित जैन, लक्ष्मीकांत शुक्ला जी। उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। बहुत सारी चीज़ें हम कार्यक्रम के दौरान डिस्कस करते रहेंगे, जिसमें एजुकेशन का पॉइंट भी रहेगा और जिसमें ट्रेडिंग का पॉइंट भी रहेगा, इन्वेस्टमेंट्स भी रहेंगी, स्विंग्स भी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। और तीनों मेहमानों के पास एनफ एक्सपीरियंस है ये सब चीज़ें गाइड करने के लिए। रचित भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपको लगता है कि सर 24,000 इस सीरीज़ में पा जाएंगे या फिर बस शॉर्ट कवरिंग का फ्यूल खर्च हो गया? क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हमने बहुत की है, आप तो सर रोज़ ही देखते हो कि पिछले 6 दिन से शॉर्ट स्क्वीजिंग हुई है और 22,800 से नॉन स्टॉप हुई है। तो एक बार आपको लगता है कि 24,000 पे आके हमारा एग्जॉशन लेवल है, हम बस अब रुक जाएंगे 23,800 से 24,000 का? जी वेरी गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि शॉर्ट्स अच्छी खासी कवर हुई है, जो लगभग आई थिंक आज से 1.5 या 2 हफ्ते पहले हमने एफआईएस के लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 14-15% के आसपास देखे थे, वो अब 32% के आसपास आए हैं। और अभी भी आप देखेंगे तो 32% शॉर्ट्स, मतलब ज्यादातर पोजिशन शॉर्ट्स अभी भी सिस्टम में है। हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम थोड़ा कंटिन्यू रहेगा। बस लोअर टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा सा ओवरबॉट हो चुके हैं, क्योंकि 6 दिन लगातार बिना किसी करेक्शन के हमने ये प्राइस अप मूव देखा है। मेरे हिसाब से जो भी छोटे मोटे करेक्शन आएंगे, ज्यादा कुछ प्राइस वाइज नहीं रहेंगे, बट शायद एक आध ट्रेडिंग सेशन का कंसोलिडेशन रहेगा और उसके बाद हम फिर से वो 24,000 की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मेजर हडल अब 23,800 के आसपास है ही है, कि जो प्रीवियस स्विंग हाई था 5 फरवरी का, जो लास्ट लोअर हाई, ये लोअर टॉप लोअर बॉटम के स्ट्रक्चर में बना था, और 23,800 के लेवल्स अगर अब हम फिर से सरपास कर देते हैं तो ये एक्सपायरी तक भी 24,000 के लेवल आ जाएंगे। आई थिंक 23,800 मेजर फैक्टर रहेगा आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में, वेदर हम वो सरपास कर पाता है कि नहीं। ठीक है, रुचि जी का भी यही कहना है कि 23,800 का एक मेजर हर्डल है। अगर वो बाजार सस्टेन किया तो एक्सपायरी 2 दिन बाद तो एक्सपायरी है और हम 24,000 का स्तर देखने के लिए तैयार हो सकते हैं। थोड़ी देर में अपने सभी एक्सपर्ट से जानेंगे कि उनके क्लोजिंग के ट्रेड्स क्या हैं फटाफट, लेकिन ये जान लेते हैं कि आज जो बिग बजर्स हैं वो कौन से हैं। बाजार में आज जो बड़ी हरकत दिख रही है शेयरों में, उनकी लिस्ट आपके सामने लेकर आते हैं।
कल्पतरू प्रोजेक्ट्स में आज हम तेजी देख रहे हैं क्योंकि कंपनी को 2366 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और यहां पर अच्छी तेजी हो रही है, करीब 3% के आसपास की तेजी है। 1000 रुपए के ऊपर निकलकर यह शेयर कारोबार कर रहा है। सीमेंट कंपनियों पर यूबीएस की बुलिश रिपोर्ट आई है और आज हम देख रहे हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा, डालमिया भारत, ये सारे शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। अल्ट्राटेक जो कि अपने सेक्टर का लीडर है, 3.5% की जबरदस्त गेन के साथ ये कारोबार कर रहा है। यूबीएस ने टारगेट तो रेटिंग तो अपग्रेड की है, लेकिन कुछ शेयरों के टारगेट में कटौती भी की है। ये चीज नोटिस करने वाली है। आईटी शेयरों में आज रिकवरी का ट्रेड हो रहा है। तमाम आईटी शेयर आपको ऊपर दिखेंगे, लेकिन एचसीएल टेक के लिए खबर आई है कि इन्होंने वेस्टर्न यूनियन के साथ एक करार किया है और उसके चलते एचसीएल टेक के शेयर में हम तेजी देख रहे हैं, करीब 1.5% के आसपास की मजबूती है। लेकिन कुछ गिरने वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी है। इंडसइंड बैंक के शेयर में इन्होंने एक्सटर्नल ऑडिटर नियुक्त किया है, लेकिन कुछ जीएसटी की देनदारी को लेकर खबर आई है और उसके चलते हम शेयर में आज फिर से गिरावट देख रहे हैं। 2 दिन में करीब 7% के आसपास की नरमी आ गई है। 640 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। 606 तक ये शेयर गिरा था, वहां से रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कोशिश नाकाम होती दिख रही है इंडसइंड बैंक के शेयर में। तो ये शेयर भी फोकस में है और क्यूआईपी खुलने के चलते कुछ बैंकिंग शेयर, छोटे मोटे जो बैंक्स हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक और इसके अलावा रेस्टोरेंट्स, ब्रांड्स एशिया, ये कुछ शेयर्स हैं जो आज फोकस में हैं। और यूको बैंक, सेंट्रल बैंक में 4% की गिरावट है। पंजाब एंड सिंध बैंक हम देख रहे हैं कि 5.5% की तेजी के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो ये अपने बिग बजर्स की लिस्ट देख ली। इन पर आगे अपने एक्सपर्ट से हम ओपिनियन भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि आज आपको अपनी क्लोजिंग के सौदे कहां पर मिल रहे हैं। लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। तो हमारे एक्सपर्ट तैयार हैं आपको क्लोजिंग के सौदे देने के लिए। शुरुआत रुचि जी आपसे ही करना चाहेंगे। बताइए आपके ट्रेड्स कौन से हैं, क्या खरीदेंगे या फिर क्या बेचेंगे अभी? ये 2 स्टॉक से अभिषेक जी जो खरीदारी की साइड ही रहेगी और हम ऐसे ही स्टॉक्स देख रहे हैं कि जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और नो भारतीय एयरटेल मेरा पहला पिक रहेगा कि जहाँ पे हमने लगभग, अगर आप पिछले 4-5 महीने में देखेंगे तो एक अच्छा सा कंसोलिडेशन फेज या टाइम वाइज करेक्शन फेज स्टॉक में रहा है। और ये पूरे करेक्टिव फेज में या कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक जब भी डिप आया है तो अपने 200 दिन का मूविंग एवरेज सपोर्ट ब्रेक नहीं किया और अभी पूरे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के वर्ज पर है। तो करंट लेवल्स पे भारतीय एयरटेल में खरीदारी की सलाह है। 1690 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 1820 तक के टारगेट्स हम ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा स्टॉक रहेगा एसबीआई कार्ड्स, जहाँ पे एसबीआई कार्ड्स में भी हमने देखा है कि रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक पिछले 2-2.5 महीने से ही बना रहा है। थोड़े से टाइम वाइज करेक्टिव फेज पिछले 15 दिन में हुए हैं, बट कोई भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग वहां पे नहीं हुई है। सो एसबीआई कार्ड भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 840 के स्टॉप लॉस से 900 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 840 का स्टॉप लॉस, 900 का टारगेट एसबीआई कार्ड के लिए और भारतीय एयरटेल के टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर। 1820 के टारगेट और 1690 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इस शेयर में पोजीशन लेनी है। ये क्लोजिंग ट्रेड हो गए 2 रुचि जी की तरफ से और दोनों के दोनों बाय कॉल। देवांग जी, देवांग सर बताइए आप कहां पर बुलिश हैं? नमस्कार। फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा बजाज फिनसर्व। खरीदारी की सलाह है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, स्टॉक में ब्रेकआउट भी देखने मिला है, तो बजाज फिनसर्व खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस है 1891, टारगेट है 1990। नेक्स्ट हो गया मेरा भी भारतीय एयरटेल पे। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है डेली चार्ट पे, तो स्टॉक में यहाँ पे हमें लगता है अभी अपसाइड देखने मिल सकता है। 1780 का टारगेट है, 1698 के स्टॉप लॉस के साथ। बजाज फिनसर्व के एक बार टारगेट स्टॉप लॉस देवांग आप फिर से बोलेंगे? अच्छा, 1891 का स्टॉप लॉस और 1990 के टारगेट। दूसरा शेयर कौन सा बोला आपने? भारतीय एयरटेल। अच्छा, आपका भी भारतीय एयरटेल। टारगेट बता दीजिए एक बार फिर से। टारगेट है 1780, स्टॉप लॉस है 1698। भारतीय एयरटेल 1698 का स्टॉप लॉस, 1780 के टारगेट भारतीय एयरटेल के देवांग की तरफ से। ठीक है, भारतीय एयरटेल कॉमन हो गया रुचि जी का और ये देवांग का। लक्ष्मीकांत शुक्ला जी नमस्कार, आप बताइए आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड क्या होंगे सर? नमस्कार अभिषेक जी और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा गुड आफ्टरनून। आज का जैसे हमने देखा, आज के सत्र में निफ्टी आईटी में आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है और काफी लंबे करेक्शन के बाद यहाँ पर भी हमें एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और लोअर चैनल्स पर यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ब्रेकआउट भी आ रहा है निफ्टी आईटी इंडेक्स में। तो उसी में से मेरा जो स्टॉक है वो है परसिस्टेंस। यहाँ पर भी आफ्टर 25% के करेक्शन के बाद
एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पर। और आज ही के सत्र में हमें यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया है। प्लस यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर बन रहा है 200 और 20 डीएमए के मूविंग एवरेज पर। सो मुझे लगता है कि इसमें अपसाइड मोमेंटम और एक पुल बैक मूव आ सकता है आने वाले समय में। तो करंट लेवल्स पे हम परसिस्टेंस को बाय करके चल सकते हैं। इसमें जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5870 के, और इस दौरान हमें स्टॉप लॉस रखना है 5390 का। दूसरा मेरा जो ट्रेड है वो देवांग जी से जो देवांग जी का ट्रेड था बजाज फिनसर्व, वही है। सो बजाज फिनसर्व में मुझे अवरली के चार्ट्स पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। और काफी दिनों से इस स्टॉक्स ने जो इसके की मूविंग एवरेजेस हैं उनको रिटेन किया हुआ है। और आज इसने जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है 1938 के उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे भी इसमें लग रहा है कि बुलिश मोमेंटम आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। तो जो हमारा टारगेट है बजाज फिनसर्व में वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 2035 का। और हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है 1885 का। है लक्ष्मीकांत जी की तरफ से भी। लेकिन चलिए सीधे चलेंगे संसद लोकसभा में फाइनेंस बिल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना जवाब दे रही हैं। आइए उनको सुनते हैं। Manufacturing facilities, because electronics manufacturing demands supply of components in time, and those specific components will have to be brought in. If time lapses in their supply from the original equipment manufacturer, the production itself will suffer. So we've given them this particular presumptive tax regime so that the non-residents who participate in these services, particularly given to a resident company, can benefit. So also for the startups, again, which is primarily for the middle class, government has proposed to extend the period of incorporation of startups by 5 years to allow the benefit available to the startups which are incorporated before 1/4/2030. So that's been an extension given so that there's greater participation of the newer registering startups as well. Again, to promote IFSC, the International Financial Services Center, government has proposed specific benefits to ship leasing units, to insurance offices, treasury centers of global companies which set up business in the IFSC. In order that they can claim benefits, the cutoff date of commencement for the commencement in IFSC has also been extended for 5 years, that is up to 31/3/2030. So these are in brief the steps through this finance bill taken up for direct taxation. Now if I were to briefly look at the indirect tax, sir, as I said earlier, the customs rationalization, tariff rationalization, which was an exercise that we began 2 years ago. Every year, some or the other rationalization. तो देश के वित्त मंत्री सदन में अपनी बात रखते हुए इस बीच एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश पालविया। उनसे भी जरा करते हैं बातचीत। राजेश सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। देखते देखते 22,000 का निफ्टी 23,750 आ गया है सर। अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी बताइए और साथ ही मार्केट का कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन या कोई और फैक्चुअल डाटा जो आप शेयर करना चाहें वो भी आप बता सकते हैं इंडेक्स का। गुड आफ्टरनून डिम्पल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए मार्केट में तो काफी अच्छा मूव बना है और जिस तरीके से एफआईआई ने अपना लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी अगर हम देखें तो वहां पे एक अच्छी सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग एक्शन देखने को मिली है। मार्केट में अगर हम देखें तो ब्रॉड बेस रैली देखने को मिली। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही अपने कंफर्टेबली 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज, इवन बैंक निफ्टी 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने हुए हैं अभी भी यहाँ पे स्टिल हमें लगता है कि और भी यहाँ पे तेजी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है और 40,000 की तरफ निफ्टी का मूवमेंट कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर हमें लगता है कि काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू निफ्टी ऑल्सो। और यहाँ पे हमें लगता है जब तक हम 51,400 के ऊपर बने हुए 52,500 से लेके 52,800 की रैली बैंक निफ्टी में भी आते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स एक्सपायरी। तो दोनों इंडेक्स पे व्यू अभी बुलिश है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना है।
और यहाँ पे लगता है मोमेंटम एक्सटेंड होगा। स्टॉक स्पेसिफिक हमें जो स्टॉक अभी पसंद आ रहा है वो है डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक में ये फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ डिस्प्ले हुई है, 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज को अपवर्ड क्रॉस करते हुए दिख रहा है, और स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि फरवरी में बने थे उसको अब निगोशिएट करने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हम टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं 4100 से लेके 4140 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 3960। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है ग्रासिम। ग्रासिम का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। स्टॉक में डेली वीकली टाइम फ्रेम पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आया है और काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। हमें लगता है ग्रासिम का ये स्ट्रक्चर में नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है 2640 की तरफ आते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2555 के आसपास। सर, तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज, एवेन्यू सुपरमार्ट, कुछ इस तरह के शेयर्स। अभी आप ये भी बता रहे थे कि मार्केट्स में भी काफ़ी दम नज़र आता है आपको और भी। और जो लॉन्ग शॉर्ट रेशो है, देखो पिछले 5 दिन से तो ठीक है 4-5% बढ़े, लेकिन कल सिर्फ 1% का चेंज हुआ, तो थोड़ा सा स्लाइटली आपको समय भी देना पड़ सकता है। राजेश सर, ये बात भी आपको रखेंगे सामने आपके कि आप एकदम जैसा आप पिछले 5 दिन में देख के आओ वैसे अगले 5 दिन में चल जाए, ऐसा मुश्किल है। बट हाँ, मार्केट में दम है, कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन का फिर से मूव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। आगे बढ़ें, 1-2 शेयर मेरे पास है, मैं जल्दी जल्दी चेक करवा लेता हूँ मेहमानों से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज की लॉन्ग पोजीशंस, जहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनी है ज़रा वो चेक करवाता हूँ, और इनमें रोल ओवर वाले शेयर्स भी होंगे, ध्यान रखिएगा, जिसमें ज़्यादा रोल ओवर्स पर पोजीशंस आ रही होंगी। अल्ट्राटेक बहुत ही बढ़िया शानदार बिल्डअप है, अगली सीरीज़ के लिए भी रख सकते हैं क्या रचित? एक बार ज़रा आप देखेंगे पहले इसको। अल्ट्राटेक सीमेंट, मैं इसको अगली सीरीज के लिए रोल ओवर करना चाहता हूँ, एग्री करना चाहिए, क्योंकि एक तो अब सेक्टरल मूव में देखें तो सीमेंट स्पेस में आज के ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छे वॉल्यूम्स होते हुए नजर आए हैं, और जिसमें अल्ट्राटेक में भी पिछले कुछ दिनों में जो पूरा कंसोलिडेशन है, वो कंसोलिडेशन से ये स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। आई थिंक जो प्रीवियस स्विंग है इससे 12150 12200, आई थिंक पोजिशनली अगर आप नेक्स्ट सीरीज का व्यू रखते हैं तो वो लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कोई पोजीशन है तो डेफिनेटली इसको रोल ओवर करना चाहिए 12100 से 12200 के टारगेट जोन के लिए। रोल ओवर करना चाहिए, बाकायदा बाय और होल्ड दोनों के स्टैंप लगाओ, ताकि पता तो लगे कि आखिरकार फैसला क्या लिया गया। फैसला ये लिया गया कि इसको अगर आप हैं तो लेके बैठे रहिए, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो अगली सीरीज़ में देख सकते हो आप। तो ये शेयर हो गया पास हमारी तरफ से। अब आते हैं नेक्स्ट शेयर, वो है जुबिलेंट फूडवर्क। यहाँ पर भी बिल्डअप वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना प्रोड्यूसर साहब, है ना। और देवांग भाई एक बार ज़रा आप देख के बताओ, जुबिलेंट फूडवर्क मैं अगली सीरीज़ के लिए इसको लेना चाहता हूँ, अगर ले रखा है इस सीरीज़ में तो रोल ओवर करना चाहता हूँ। डेफिनेटली जुबिलेंट फूडवर्क की बात करें, डेफिनेटली काफी अच्छा हमें अपसाइड देखा है। पॉसिबली अभी भी हमें लगता है कि अपसाइड देखने मिल सकता है। 657 के स्टॉप लॉस स्टॉक में बने रह सकते हैं। पोजीशन है तो उसे होल्ड भी कर सकते हैं, रोल ओवर भी कर सकते हैं। अप से अराउंड 695 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं जुबिलेंट फूडवर्क में। मेरे को समझ में नहीं आता गेस्ट क्या बोल के गया है। एक जुबिलेंट फूडवर्क पे तो हो गया आपका टेक, एक शेयर और भी है, हालांकि थोड़ा सा सेंसिटिव है उस पर पूछना, बट फिर भी एक बार उसके बारे में पता कर ही लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, ये क्वेश्चन आपसे होगा, पेटीएम मान लो मैंने नहीं ले रखा तो मैं क्या ले लूं, और अगर ले रखा है तो क्या रोल ओवर कर जाऊं अगली सीरीज में? आज के सत्र में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, तो स्ट्रक्चर तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है, और आज ही इसने अपने 50 डीएमए लेवल को रिक्लेम किया है, तो ओवरऑल स्ट्रेंथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई लॉन्ग रख लेना चाहता है तो मुझे लगता है कि 760 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है, और जो अपसाइड के टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 830 तक के। तो इसको हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी रोल ओवर में हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 40 की रेंज से ये शेयर चला है, 780 रुपये के आसपास का भाव हो गया है, और आज भी रिकवरी ठीक है इसकी, 2.25% के आसपास की तेजी आपको दिखेगी। लेकिन बाजार में कौन से शेयरों में आज बड़ा एक्शन हो रहा है और उनके पीछे खबरें क्या हैं, जरा ये समझते हैं। लेकर आएंगे बिग एक्शन स्टॉक्स।
हमारे साथ जुड़ गए हैं बिग एक्शन स्टॉक्स की पूरी सूची लेकर हमारे सहयोगी अंश भीलवार। अंश, बताइए कहां पर एक्शन हो रहा है बड़ा आज? बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कल्पिता प्रोजेक्ट से। स्टॉक देखें तो करीबन 3% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। सुबह के सत्र में देखें तो तब 5% के साथ ट्रेड कर रहा था, लेकिन मार्केट के थोड़े करेक्शन और दबाव के कारण स्टॉक थोड़ा नीचे आता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। फिर भी 3% की तेजी दिख रही है। कंपनी को जो है ऑर्डर मिला हुआ है करीबन 2366 करोड़ का। उनकी जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और बिल्डिंग सेगमेंट है फैक्ट्री की, उसके लिए इन्हें ऑर्डर मिला हुआ है, जिसके चलते इसमें काफ़ी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आती है। अगर अगले स्टॉक देखें तो हम QIP वाला लेंगे। यहाँ पे यूको बैंक का देखें तो बैंक ने लॉन्च किया है QIP। फ्लोर प्राइस 36 रुपीज़ का रखा हुआ है। करंट मार्केट प्राइस से नीचे था, इसलिए यहाँ पे बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक देखें तो करीबन 3 से 4% की बिकवाली के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अभी ऑलमोस्ट 4.5% की बिकवाली इसमें होती हुई नजर आ रही है। दूसरा स्टॉक QIP में हम देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। अगर यहाँ पे भी देखें तो लगभग 4.5% की बिकवाली इसमें भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी जो फ्लोर प्राइस है वो 42 का रखा है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से नीचे है। इसलिए इन दोनों स्टॉक में हमें दबाव बनता हुआ नजर आता है। आगे बढ़ते हैं, हम अल्ट्राटेक सीमेंट पे आते हैं। यहाँ पे UBS की रिपोर्ट आती हुई नजर आ रही है और इनकी जो रिपोर्ट है, पहले इन्होंने न्यूट्रल राय रखी थी, उसे अपग्रेड करके यहाँ पे बाय रेटिंग दे दी है। टारगेट प्राइस भी देखें तो पहले 9,000 का था, वो बढ़ाकर 13,000 का कर दिया है। एट प्रेजेंट 11,500 के आसपास चल रहा है स्टॉक, तो और 15% का इसमें अप मूव बनता हुआ नजर आ सकता है। उसके चलते स्टॉक में भी आज अच्छी खासी 4 से 5% की तेजी बनती हुई नजर आती है। अगला स्टॉक यहाँ पे इंडसइंड बैंक का है। इंडसइंड बैंक देखे तो बैन लिस्ट में लगातार रह रहा है, वहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं ले सकते थे, इसलिए कहीं ना कहीं शायद यहाँ पे इंट्राडे लेवल पे यहाँ पे शॉर्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 4.5% की बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। आखिरी स्टॉक यहाँ पे डिक्सन टेक का लेंगे। डिक्सन टेक में देखें तो भारी इसमें गिरावट होती हुई नजर आ रही है। 6-7 सेशन से इसमें खरीदारी हो रही थी, लेकिन आज इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिकवाली हो रही है। दरअसल यहाँ पे फ्यूचर मार्केट में सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। इसका ओपन इंटरेस्ट देखें अप्रैल महीने का, तो वहाँ पे 40% से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। इस कारण ये स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। 5% से भी ज़्यादा टूट चुका है शेयर। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। आखिर में डिक्सन टेक का नाम लिया अंश ने, और डिक्सन टेक में हम देख रहे हैं कि करीब 6% के आसपास की गिरावट है। और डिक्सन टेक के साथ साथ जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज हैं, अब इनमें पैसा बहुत बना है। एक राउंड की प्रॉफिट टेकिंग आ भी गई है, फिर से चलने की कोशिश है, लेकिन वो फिजल आउट होगी। डिक्सन टेक के अलावा आप देखेंगे अंबर एंटरप्राइजेज, सिरमा, SGS, केन्स टेक, ये तमाम शेयर हैं जहां पर आज आपको कमजोरी के साथ कारोबार होते हुए दिखेगा। राजेश जी, डिक्सन टेक, इसका मेजर जो सपोर्ट है वो कहां पर है, और ये जो फॉल हो रही है इसको क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें, या ये शेयर चले बहुत हैं तो थोड़ा कॉशियस रहें? तो देखिए, आज स्टॉक में एक सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने को मिला। ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। डिक्सन में इमीडिएट जो सपोर्ट बना हुआ है वो करीब 13,650 के आसपास। अगर ये लेवल होल्ड आउट करता है तो एक पुल बैक यहाँ पे बन सकता है। अगर 13,650 के नीचे फिसलता है तो इसका नेक्स्ट जो बड़ा सपोर्ट है वो करीब 13,150 के आसपास आएगा। तो हमें लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, 13,650 को ये होल्ड आउट कर पाता है या नहीं। अगर नहीं करता है तो फिर 13,150 के आसपास आए तो वहां पे बाय करना चाहिए। वो एक इसके लिए नेक्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ठीक है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में, और बाजार पर खास चर्चा के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं ET Now और ET Now स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया। निकुंज सर, 6 दिनों की लगातार तेजी, और आज हमने देखा है कि ऊपरी स्तर पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है। आपको क्या लगता है कि यहाँ से एक हम कंसोलिडेशन का दौर बाजार में देखेंगे, या जो तेजी का मोमेंटम है वो बना रहेगा? क्या असेसमेंट है आपका? देखिए, मुझे जो पर्सनली लगता है कि पहले हमें कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए। 1500 पॉइंट के अंदर निफ्टी का उछाल आया है। 1500 पॉइंट से 1600 पॉइंट के आसपास एक बड़ा उछाल है, जो कि 10 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर आया है। तो इतना बड़ा उछाल अगर आता है तो जाहिर सी बात है मार्केट कंसोलिडेट ज़रूर करेगा। मार्केट एक तरफा कभी नहीं चलता है। मार्केट ओवरसोल्ड था, अब मार्केट न्यूट्रल हो चुका है। अब मार्केट के अंदर अब मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने के लिए या तो फ्रेश बाइंग की ज़रूरत है या फिर कोई बड़े न्यूज़ ट्रिगर की ज़रूरत है। मगर डायरेक्शनली मुझे क्या लगता है कि मार्केट के अंदर ज़्यादा मंदी अभी नहीं लग रही है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा रुक जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ पे थम जाए। मगर मार्केट के अंदर क्या इस समय
न्यू हाइज बनने के चांसेस ज़्यादा हैं या फिर इस समय मार्केट के अंदर फ्रेश लो बनने की चांसेस ज़्यादा है? तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर न्यू हाइज बनने की समय न्यू हाई बनने के समय चांसेस ज़्यादा है। आपको कुछ बुनियादी चीज़ें इस समय समझनी पड़ेगी। मार्केट में इस समय क्या है, फेयर या फिर फोमो? मार्केट में फेयर खत्म हो चुका है, मार्केट में फोमो इस समय आ चुका है, और जब मार्केट में फोमो आता है तो मार्केट ज़्यादा नहीं गिरते हैं। तो जब आप फोमो की बात कर ही रहे हैं सर, तो फिर ज़रा ये बताइए कि मार्केट्स में अभी क्या करना चाहिए, फिर रणनीति क्या होनी चाहिए? ऑल टाइम हाई से तो हम 10% दूर है। देखिए, इस मार्केट के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप लंबी अवधि के लिए अगर आते हैं तो आपको मार्केट में टाइमिंग नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपने फरवरी के अंदर या मार्च के अंदर मार्केट की गिरावट को देख करके बड़ा कैश रेस कर दिया, तो आज आपके पास कैश है, आपके पास आप फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं है, क्योंकि आपने मार्केट में नेगेटिव व्यू बनाया था। मगर मार्केट के अंदर 10 दिन के अंदर जो उछाल हमने देखने को मिला है, मार्केट पूरे साल के लिए इस समय पॉजिटिव में आ चुका है। तो मार्केट के अंदर आप लंबी अवधि के लिए अगर आ रहे हैं तो मार्केट के अंदर मार्केट को टाइम ना करें। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम इन द मार्केट रादर देन टाइम इन द मार्केट। अगर मार्केट के अंदर आप शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, जिससे मोमेंटम कहते हैं, तो ट्रेडिंग कहते हैं, तो आपको उस समय ट्रेंड पकड़ना पड़ता है। लाइक वी से इन इंग्लिश, ट्रेंड इज ऑलवेज योर फ्रेंड। तो इस समय ट्रेंड क्या है? ट्रेंड है कि ओवरसोल्ड मार्केट ऊपर आ रहा है, ग्लोबल क्यूज इस समय अच्छे हैं, मार्केट के अंदर शॉर्ट पोजीशंस अभी भी ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है जो ट्रेंड है वह ऊपर की तरफ जाता है। इस मार्केट के अंदर 2 या 3 चीज़ें हुई हैं। एक चीज़ ये हुई है कि मार्केट के अंदर पावर के अंदर लीडरशिप क्लियरली इमर्ज हो गई है। दूसरी, बैंक्स के अंदर लीडरशिप क्लियर इमर्ज आके आ रही है। ऑटोज़ के अंदर इस समय धीमापन दिख रहा है। कुछ पीएसयू स्टॉक्स के अंदर इस समय बहुत पावरफुल फॉलो बाइंग नहीं आ रही है। और इस समय अगर आप देखें तो आईटी को जोर से एक प्रकार का मुक्का पड़ा है। तो कुल मिलाकर अगर आप इन चीज़ों को अगर आप देखें तो आप समझ जाएंगे कि मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर ले आ गई है, मगर जो लीडरशिप स्टॉक्स हैं वह इस समय अलग हैं। तो हम कहते हैं ना जी अंग्रेजी के अंदर, मार्केट के अंदर कोर्सेज रिमेन द सेम, हॉर्सेज दे चेंज। तो मार्केट का कोर्स तो वही है जो निफ्टी है, मगर जो चलने वाले स्टॉक्स हैं, जैसे हम बोलते हैं घोड़े, वह घोड़े बदल चुके हैं। ठीक है, घोड़े बदल गए हैं और वो दिख भी रहा है। कुछ ऐसे स्टॉक्स के जिक्र भी मैं कर लेता हूं आपसे। आपकी रीडिंग जो रही है जोमेटो और स्विगी जैसे शेयरों पर सर बिल्कुल सटीक रही है। बाजार में जब हम तेजी देख रहे हैं लोअर लेवल से, ये स्टॉक्स अभी भी जस के तस हैं, बल्कि गिरावट के शिकार हो रहे हैं, वहां कोई उत्साह नहीं है। तो क्या करना चाहिए? इनसे एग्जिट करके कहीं और दांव लगा लें, घोड़े बदल लें? देखिए, मार्केट के अंदर आपको एक चीज़ पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज अगर अच्छा है, खराब से तो स्टॉक्स लीजिए, अच्छे से खराब हो रहा है तो स्टॉक्स बेचिए। तो क्विक कॉमर्स का जो रेट ऑफ चेंज रहेगा, मुझे लगता है यहाँ से खराब ही होगा, बिकॉज या तो कंपटीशन बढ़ गया उसके अंदर, या फिर उसके अंदर हम देखेंगे कि जो कंपनीज इस समय इतना कैश लॉस बर्न कर रही हैं, जेप्टो जैसी कंपनियाँ, उनको डिलीवरी चार्जेस लगाने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि क्विक कॉमर्स को लेकर के जो लास्ट ईयर इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था, मुझे लगता है कि वह कस्टमर्स के लिए अच्छा है मगर शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा नहीं है। फिर हम जोमेटो स्विगी की बात करते हैं। जोमेटो स्विगी ने भी बोला है कि वह कोई कॉमर्स में वह स्पेंड कर रहे हैं। जोमेटो का ब्लिंकिट प्लेटफॉर्म है, स्विगी का इंस्टामार्ट प्लेटफॉर्म है। तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर कंपटीशन बना रहेगा। मगर जोमेटो स्विगी की अगर आप बात करें तुलना में, जोमेटो इज़ बेटर है, स्विगी इज़ बेटर, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। स्विगी जोमेटो से इस समय डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। स्विगी के अंदर जो मार्केट शेयर लॉस हुआ था इंस्टामार्ट के अंदर और फूड बिजनेस के अंदर, उसके अंदर भी हमने देखा कि थोड़ी जो गिरावट आई थी वह थम सी गई है। उसके अलावा हमने देखा है कि स्विगी के अंदर अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है जो जोमेटो कर रहा है। जैसे कि जोमेटो डिस्ट्रिक्ट ऐप में चला गया, वो कह रहा है कि उन्होंने बड़ा QIP करा है। तो मुझे लगता है कि ऑन अ रिलेटिव बेसिस इस समय स्विगी के वैल्यूएशन जोमेटो से बेटर हैं, और मीडियम टर्म के अंदर आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट स्विगी कैन डू बेटर देन जोमेटो। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, अब अगर हम बड़े ट्रिगर की बात करें तो हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद नतीजों पर फोकस शिफ्ट हो जाएगा। आपकी नज़र इस रिजल्ट सीजन में कहां पर रहने वाली है? देखिए, उससे पहले जैसे हम लास्ट वीक बात कर रहे थे, अप्रैल फूल डे है। देखिए ट्रम्प साहब क्या करते हैं। उसके बाद 2 अप्रैल है, कहते हैं कि भाई जो ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ्स की बात करी थी उसके अंदर को डाइल्यूशन आ सकता है। तो मेरे हिसाब से क्वार्टरली नंबर्स मिड अप्रैल तक ही आएंगे, और उसके पहले ये टैरिफ को लेकर के कुछ हमें न्यूज़ मिलेगी। तो मुझे लगता है कि मार्केट उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर करेगा। कमाल की बात यह है कि जब टैरिफ की बात चालू हुई थी तो इमर्जिंग मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स को मार पड़ी थी।
अब जब ट्रम्प साहब बात कर रहे हैं कि यूरोपियन वो ट्रम्प टैरिफ कम करेंगे, तो उसका सीधा इम्पैक्ट अमेरिकन मार्केट्स पर आ रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। और ऑन फ्राइडे एंड ऑन मंडे जब व्हाइट हाउस ने एक प्रकार का इंडिकेशन दिया कि टैरिफ को लेकर नरमी आ सकती है, तो यूएस मार्केट ज़्यादा बढ़े। तो एक ज़माना था कि टैरिफ को लेकर के जो इमर्जिंग मार्केट में आतंक हो रहा था, वो आतंक इस समय खत्म हो रहा है। कल रात को वेनेजुएला पे टैरिफ लगाया गया, मगर रिलायंस का स्टॉक आज ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो टैरिफ को लेकर के न्यूज़ आएगी, उस न्यूज़ को आकर के पहले डाइजेस्ट करते हैं, समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो टेक ईच डे एज इट कम्स। आई थिंक 2nd of April, if tariffs are at play, if they are at play, I think it could change the rhythm and alter the mood of the market in the short term. ठीक है निकुंज सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के सेंटिमेंट पर और कुछ स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए, अपने बहुत ही क्रूशल इंसाइट्स शेयर करने को लेकर। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाजार में हम देखने की वोलेटाइल एक माहौल बना हुआ है आज के सत्र में। निफ्टी इस वक्त आपको 50 अंक ऊपर दिखेगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो बिल्कुल सपाट कारोबार कर रहा है 51,700 के आसपास। आज एडवांस डिक्लाइन की जो रेशियो है, एक शेयर चल रहा है तो 3 शेयर आज गिरने वाले बाजार में आपको दिखेंगे। 600 सवा 600 शेयर मजबूती वाले एनएसई पर हैं और करीब 2100 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंजम्पशन रिलेटेड एक और शेयर पर राय जाना चाहेंगे राजेश जी आपसे, और वो है डीमार्ट का। अगर मैं सिर्फ मार्च की बात करूं तो मार्च में बहुत अच्छे से ये शेयर चला है, 4,000 रुपए के ऊपर चला गया है, करीब करीब 18-20% की रफ्तार ये शेयर दिखा चुका है। डीमार्ट क्या आपको लगता है कि और चलेगा? और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब ये कंपनी, ये बाकी जो फूड डिलीवरी वाली जो कंपनीज हैं, क्विक कॉमर्स वाली, उनको भी कंपटीशन दे रहा है उन्हीं के स्पेस में जाके। बिल्कुल अभिषेक जी, डीमार्ट पे व्यू बुलिश है और आज हमारी ये पिक भी है। और हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने वीकली चार्ट पे देखें तो 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक एक कंटिन्यूस बेसिस पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बना रहा है, जो कि एक सस्टेन बाइंग का साइन है। इस प्रोसेस में स्टॉक कंफर्टेबली 20-day 50-day एज वेल एज 100-day मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है। और ये अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन या इसके प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे जनवरी में, और उसको भी अब ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल का साइन तो बना है स्टॉक में और नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर बुलिश हो चला है। तो यहाँ पे हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 3960 के ऊपर बना हुआ है, पॉसिबिलिटी के स्टॉक के जो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट है 4150 4200 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। और अगर वो लेवल सरपास होते हैं तो स्टॉक में फिर 4400 तक की भी अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो स्टॉक में एक बेस बना है और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले 2-3 हफ्तों में जो बनी है वो क्लियरली दिखाती कि स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में या आगे आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकता है और 4400 तक की पोजिशनल अपसाइड भी बनते हुए दिख सकती है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये अलग अलग स्टॉक्स पे रिकमेंडेशन है। ऑलरेडी डी मार्ट पे जो पहले भी सर ने आपको कॉल दी है, अब वापस से एक और पुख्ता जवाब आपको और मिला है। आज एक और मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, रोहन मेहता। रोहन जी बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आपकी बात मैं आपको याद दिलाऊं कि आप मेरे को याद दिलाओगे? बोलिए, मैं ही आपकी बात याद दिलाऊं? आपने मेरे से कहा था कि मार्च से पहले पहले आप करीब करीब 24,000 देख लेंगे। तो ये हमारी 1 मार्च के आसपास की चर्चा थी। तब मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि मैं कहा आप कैसे ऐसे बोल पाओगे, ये तो बहुत बड़ा लेवल्स है। आज मैं जब देख रहा हूँ तो वो करीब करीब 24,000 के लेवल बनते हुए दिखे। आज का हाई है 23,870 का, ठीक है जी। मैं इसको राउंड फिगर में ऑलमोस्ट 23,900 भी मान लेता हूँ। तो पहले तो आपको बहुत बधाई, आपने करेज दिखाया, हिम्मत दिखाई, मार्केट ने वैसे रिएक्ट किया और इसके लिए बहुत बधाई। अब आगे के डायरेक्शन भी बता दो सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट स्ट्रक्चर पे है जहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दिखा दी है जो एक्सपेक्टेड थी। हमको तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी एक्सपेक्टेड थी और ये फॉलोअप भी अच्छा स्ट्रॉन्ग आया। पर अभी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितने स्टॉक ज्यादातर टूटे थे, स्पेसिफिक मिड कैप स्मॉल कैप, उसमें अच्छा रिकवरी आ गया। पर अभी यहां से अगर एक तो हमको नहीं लग रहा है कि मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई के नजदीक आ सकता है, बिकॉज क्वार्टर नंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं और फॉलो अप क्वार्टर नंबर्स भी हमको इतने एक्साइटिंग नहीं लग रहे हैं जो ये क्वार्टर में, अपकमिंग क्वार्टर में आएंगे। पर यहाँ पे ऑलवेज जब मार्केट ऐसे जोन में आ जाता है जिसको हम पिग जोन बोलते हैं, बुल भी नहीं है, बैर भी नहीं है, वो बीच का जोन है, वो पिग जोन। तो ये पिग जोन में
बहुत अच्छे द बेस्ट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज पिक जोन, जो नए सेक्टर को नए रुचि देते हैं। तो हमको यहाँ पे लग रहा है कि एनबीएफसी में बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है। सरप्राइजिंगली फिन निफ्टी इज नियर टू इट्स ऑल टाइम हाई। केमिकल स्पेस बहुत अच्छी लग रही है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू पुट अ चेरी पिकिंग, आराम से आप कर सकते हो। और जब भी बुल मार्केट आएगी, मुझे नहीं पता है कब बुल मार्केट आएगी, कब नया हाई करेगी, अभी पॉइंट से तो नहीं लग रहा है, पर जब भी आएगी, the old companies which made money in 2021, 22, 23 will not be making money in the new bull market. So यहाँ पे this is the best time to do portfolio reshuffling, और इससे better time नहीं हो सकता है। तो remove your losers and come up to the companies who are outperforming. पॉइंट आपका टेकन है कि अगर मार्केट को कंसोलिडेट करके फिर से चलना है तो आपको सेक्टर्स के बैटन किसी और को देने होंगे। वही पुराने सेक्टर हमेशा आपको चलाते रहें ऐसा हो नहीं सकता, नहीं तो वो ओवर हीटेड हो जाते हैं, फिर बाद में वो ओवर डंप हो जाएंगे दूसरे वाले शेयर्स। तो इसलिए चर्निंग तो होगी, ये बात सच है। और ये बात भी ठीक है कि जो आप केमिकल्स वाला हिस्सा बता रहे हो सर, इसमें आईटी की वेटेज क्या है? आईटी भी लीडरशिप में आएगा आगे? पॉइंट से ऐसा नहीं लग रहा है कि आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है, रेदर आईटी इज अंडर परफॉर्मिंग। सो फाइनेंशियल एनबीएफसी ये ज्यादातर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और जिस हिसाब से हम आरबीआई के मूव्स देख रहे हैं तो वो फंडामेंटली भी वैलिडेट हो रहे हैं। और आप देखो कि पूरे एनबीएफसी स्पेस और फाइनेंशियल बहुत सारी कंपनीज पूरी 2022 रशिया वॉर से लेके 2024 एंड तक नहीं चले थे। सो एक वैल्यू माइग्रेशन क्लियरली लग रहा है, एंड दैट इज वेयर वी फाइंड दैट के कंपनी जो लास्ट तेजी में नहीं चले सेक्टर, वो वहां पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग सेक्टर्स रहेंगे। हमने एक्सपर्ट से जब बातचीत की थी तो भारतीय एयरटेल पर हमारे 2 एक्सपर्ट्स बुलिश थे और अपने टारगेट भी बताया आगे के। लेकिन मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है। मोतीलाल ओसवाल का ये कहना है कि भारतीय एयरटेल के मुकाबले भारतीय हेक्साकॉम का शेयर बेहतर उनको लग रहा है। और भारतीय एयरटेल भारतीय हेक्साकॉम की पेरेंट कंपनी है। भारतीय हेक्साकॉम नॉर्थ ईस्ट में और राजस्थान के कुछ सर्कल्स में अपनी सेवाएं देती है। रुचि जी, आपसे ही जरा इस पर व्यू ले लेते हैं। आप जरा भारतीय हेक्साकॉम भी चेक करके बताइए, क्या ये आपके रडार पर नहीं आया शेयर? सेकेंड हाफ में तो अच्छी रफ्तार दिखाई है शेयर ने। जी, अभी अभिषेक, इवन भारतीय हेक्साकॉम में अगर ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर्स देखें तो काफी पॉजिटिव है। पर हम भारतीय एयरटेल जो है वो शॉर्ट टर्म के नजरिए से एक मूव के लिए रेकमेंड करें, और भारतीय हेक्सावेयर जो है, भारतीय हेक्साकॉम, ये मूव थोड़ा मिड टर्म के लिए काफी पॉजिटिव लग रहा है। सो अगर आप पूरे कंसोलिडेशन लास्ट 3-4 महीने के देखेंगे तो इसमें अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को एक अच्छा सपोर्ट बेस भारतीय हेक्सा ने बनाया है, और एक ग्रेजुअल राइजिंग वॉल्यूम जो स्टॉक में है। सो आई थिंक डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फ्रेम, अगर थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे भारतीय हेक्साकॉम में भी खरीदारी करनी चाहिए। हेक्साकॉम को लेकर ये भी बाजार का दिग्गज देखिए, रिलायंस आज दिन के दौरान एक बार हरे निशान में भी था, लेकिन अब जो गिरावट है करीब करीब 1% के आसपास की हो गई है। और अगर हम निफ्टी की रफ्तार पर जो ब्रेक देख रहे हैं उसमें रिलायंस का भी बड़ा हाथ है। इस पर आगे एक व्यू जरूर लेंगे। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक का शेयर भी आज फोकस में है और लगातार कोई ना कोई खबर आती है कंपनी को लेकर। और 80% से ज्यादा जो खबरें आई हैं ओला इलेक्ट्रिक को लेकर वो नेगेटिव साइड पर आती हैं। अब एक खबर आई थी, आपको याद होगी कुछ दिनों पहले, कि एक कंपनी है रोजमर्टा डिजिटल, इन्होंने एनसीएलटी में ड्रैग किया था कंपनी को कुछ अपने बकाये के पेमेंट को लेकर। और अब खबर आ रही है कि ओला इलेक्ट्रिक ने सेटलमेंट कर लिया है। खबर की डिटेल समझते हैं, हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, बताइए क्या जानकारी है और क्या न्यूज है इसमें? हर कुछ महीनों में आप देखेंगे ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई ना कोई मुश्किलें आपको नजर आती रहेंगी। हेडलाइंस में आप देखेंगे इस बार ये जो सेटलमेंट है और इसकी ड्यूज है वो ओला इलेक्ट्रिक की सब्सिडरी ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड है। अब इनके ड्यूज जो है 26 करोड़ रुपीस, वो उनकी एक पार्टनर कंपनी है रोजमर्टा डिजिटल सर्विसेज। अब रोजमर्टा डिजिटल सर्विसेज की बात करें तो ये ओला इलेक्ट्रिक के व्हीकल रजिस्ट्रेशंस जो वाहन पोर्टल पर किए जाते हैं उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं कुछ वक्त से। अब एनसीएलटी में उन्होंने एनसीएलटी बैंगलोर में उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट एक पिटिशन फाइल किया था इस महीने की शुरुआत में, और ओला इलेक्ट्रिक उन्हें ओवर 26 करोड़ ओ करता है इन टर्म्स ऑफ डेट, ऐसा उन्होंने कहा था। बट ये जो पेमेंट है वो अब ओला इलेक्ट्रिक ने रोजमर्टा डिजिटल सर्विसेज को पूरी तरह से पे कर दी है, सारे ड्यूज क्लियर कर चुके हैं। और इस पेमेंट के बाद अब
रोजमोटा की जो पिटिशन थी वो उन्होंने विड्रॉ कर ली है NCLT बैंगलोर से। तो ये रहा ओवरऑल लो डाउन इस इशू के बारे में। और अगर आपको याद होगा कि ओला ने अर्लियर कुछ महीनों पहले उनके CEO ने ये भी कहा था कि उनके जो वाहन के रजिस्ट्रेशन व्हीकल रजिस्ट्रेशंस है उसमें कुछ मिसमैच है या डिस्क्रेपेंसीज है, वो इसी इशू को के रिलेटेड था, ऐसा उन्होंने बताया है। तो ओवरऑल इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स काफ़ी रही है, और इस मैटर के बाद, इस ड्यू पेमेंट्स या ड्यू सेटलमेंट के बाद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को नजर आ सकता है। ठीक है, शुक्रिया ऐश्वर्या इस जानकारी के लिए। रोहन भाई, एक आपसे एक व्यू चाहिए ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। देखिए काफ़ी फैन फेयर थी जब ये लिस्टिंग होने वाली थी, बस काफ़ी ज़्यादा थी, भाव को हमने 150 रुपये के ऊपर भी जाते हुए देखा लिस्टिंग के बाद। लेकिन IPO वाले निवेशक भी फंसे, जिन्होंने ऊपर खरीदा वो भी फंसे, और अब तो काफ़ी नुकसान में बैठे हैं, काफ़ी हाथ जलाए लोगों ने। और इस कंपनी को लेकर कहते हैं कि कोई खबर आती है तो पहले हमारे रिएक्शन ये होता है कि अब क्या मुसीबत आ गई ओला को लेकर। आप जरा बताइए कि आपको कोई रिकवरी इस शेयर में दिख रही है यहाँ से? जिन लोगों को नुकसान हुआ उसकी भरपाई यही शेयर करेगा, या फिर इसे मुंह मोड़ लें और कहीं और तलाश करें अपॉर्चुनिटी? कहना चाहता हूँ, हमारे पूरे क्वांट रिसर्च में एक चीज श्योर है कि जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसमें पैसा बनाना बहुत हार्ड है। सो आप ये ईयर ऑन ईयर देखोगे तो कंसिस्टेंट इट इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है इट्स जस्ट अ होप और मिरेकल कि यहाँ से शेयर बढ़ जाए। तो रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप बेचो या रखो, पर मैं एक चीज श्योरली बता सकता हूँ हर एक निवेशक को कि लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा डालना वो वेल्थ क्रिएशन का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, छोड़ देते हैं फिर, क्यों फालतू में एक्सपेरिमेंट करें। जब इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनी अच्छा ट्रेड दे, अच्छे भाव पे मिले, तो फिर लॉस मेकिंग कंपनीज में जाना भी क्यों। एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने रखते हैं। अजीत मिश्रा इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपको ऑप्शंस का ट्रेड बताने के लिए। अजीत सर नमस्ते, बताएं सर कौन सा ऑप्शंस का ट्रेड है आपका? नमस्ते डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, मार्केट में अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि हायर एंड पे 23,800 के पास थोड़ा सा फटीक, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का टोन दिख रहा है। तो कंसोलिडेशन होना लाजमी है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेलेक्टिवली स्टॉक पिकिंग में अभी भी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बजाज फिनसर्व जो कि एक कंसोलिडेशन में था, वहाँ पे आज एक ब्रेक देखने को मिला है। तो एंटिसिपेशन ये है कि यहाँ से तेजी बरकरार रह सकती है, और नियर टर्म में करीब आपको 2050 से लेकर 2100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसको प्ले करने के लिए 1940 वाली जो कॉल है उसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 8 के स्टॉप लॉस के साथ 28 तक के टारगेट के लिए। सर पॉइंट टेकन है, 1940 वाली कॉल है फिनसर्व की। सर ये जो 17 रुपये वाली कॉल है ये अप्रैल की है ना? ये अप्रैल में लेनी है ना अजीत सर? अप्रैल वाली है ना स्ट्राइक? अप्रैल की ही स्ट्राइक लेनी है आपको। मेरे को एक बार रेट चेक करवा लेता हूँ। वैसे अप्रैल की स्ट्राइक होगी है, 17 रुपये में आपको लेनी है। 8 रुपये का स्टॉप लॉस है, 28 रुपये का एक लक्ष्य है आपके लिए, और इसमें 5545 का टारगेट कैलकुलेशंस और लॉस कैलकुलेशंस लिखी हुई हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया ट्रेड। अब कुछ और शेयर्स पे आते हैं। पीरामेल फार्मा एक बार ज़रा दिखाइएगा स्क्रीन पर। लक्ष्मीकांत जी काफ़ी देर से आपसे बात नहीं हुई, ज़रा एक बार आप चेक करेंगे। पीरामेल फार्मा ये शेयर बढ़िया आज क्लोज करके जा रहा है सर। यह पिछले अगर 4-5 दिनों का सेशन देखें तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद हायर टॉप्स हायर बॉटम बनते हुए नजर आ रहे थे, बट आज के सत्र में यहाँ पर ये स्टॉक 200 DMA का रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक 1020 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है तब तक इस पे प्रॉफिट बुकिंग बनी रहेगी। और जो नेक्स्ट सपोर्ट नजर आ रहे हैं वो अभी दिखाई दे रहे हैं 950 के आसपास। सो बाइंग के लिए तो ये स्टॉक अभी अवॉइड करना चाहिए। हाँ, एक बार ये अगर ये डिप लेता हुआ नजर आता है 950 के आसपास तो हमें फिर से रिविजिट करना पड़ेगा, और वहां पर कोई बुलिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनता है देन आफ्टर हम इसमें लॉन्ग के लिए ट्रेड का रिकमेंडेशन दे सकते हैं। पॉइंट टेकन है, ये भी आपका भी शेयर सर। आप कुछ और शेयर्स में जरा एफ एंड वाले स्टॉक्स में से चेक करवा लेता हूँ सर से भी। रचित 2 शेयर आपसे होंगे बैक टू बैक। फर्स्ट कफोर्ज BTST, और अगली सीरीज में रोल ओवर करना है कि नहीं करना कफोर्ज में? आई थिंक करना चाहिए, क्योंकि विद इन द IT स्पेस देखेंगे तो ये स्टॉक में डाउनसाइड अभी काफी लिमिटेड लग रही है।
पिछले कुछ दिनों में मेजर आईटी स्टॉक्स के साथ साथ इसके जो हाईज बने थे 9,700 9,800 के आसपास वहां से करेक्ट हुआ है और लास्ट एक डेढ़ हफ्ते में एक्जैक्टली उसके 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया है। सो आई थिंक ये 200 डे में काफी इंपॉर्टेंट मिड टू लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन है ये स्टॉक के लिए। तो ये अगर जब तक ये पोजिशन भी 7,500 के लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे इंटैक्ट रखता है तब तक आई थिंक डाउन साइड काफी लिमिटेड है। तो पोजिशंस है तो सर्टेनली इस स्टॉक को होल्ड करनी चाहिए और नेक्स्ट सीरीज के लिए भी ये स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट करना चाहिए। शेयरों की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक में आज आपको मजबूती दिखेगी और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक के शेयर में भी करीब 1 से 1.25% के आसपास की मजबूती पर कारोबार हो रहा है। राजेश जी, एक चीज जरा आप ये बताइए कि विद इन निफ्टी बैंक, अब चूंकि बड़े जो बैंक्स हैं उसमें एचडीएफसी बैंक भी चला, आईसीसी भी चला, कोटक में अच्छी हमने तेजी देखी, एक्सिस में भी हमने तेजी देखी, क्या थोड़ी चर्निंग करने की जरूरत है? इसमें से अगर मैं पूछूं कि 2 सबसे अच्छे शेयर कौन से हैं तो आप किन्हें बताएंगे? तो देखिए, निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है और हमें लगता है जिस तरीके से रैली बनी थी निफ्टी बैंक में, तो थोड़ा यहाँ पे एक पॉज देखने को जरूर मिला है। हायर साइड पे थोड़ा यहाँ पे एक सप्लाई बना हुआ है जो कि करीब 51,800 से 52,000 के जोन में। तो हमें लगता है ये लेवल क्रॉस होगा तो फिर रैली एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। बट अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक में देखें तो हमें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर पसंद आ रहा है उसमें कोटक बैंक हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए मिला है कोटक बैंक में। तो जब तक ये स्टॉक 2140 के ऊपर बना हुआ है, 2140 2130 के ऊपर, यहाँ पे व्यू बुलिश ही रखना चाहिए और हो सकता है स्टॉक में 2230 40 तक की अपसाइड देखने को मिले। वही अगर हम देखें तो दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर में बड़े बैंकों की बात करें तो उसमें एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से जब तक ये स्टॉक 1790 के ऊपर बना हुआ है, व्यू यहाँ पे भी बुलिश ही हम रखेंगे और अपसाइड के टारगेट यहाँ पे पहला टारगेट 1850 1860 की तरफ आते हुए दिख सकता है। 1850 1860 तक के टारगेट एचडीएफसी बैंक में आ सकते हैं। एक फॉलोअप क्वेश्चन है छोटा सा, जिनके पास ऐसे बैंक हैं जिन्होंने पैसे बना के दिए ही नहीं, क्या उम्मीद रखें ये आरबीएल या फिर बंधन जैसे बैंकों से? क्या बेहतर होगा कि अभी समय है पोजीशन स्विच कर लें? आई थिंक स्विच करना चाहिए क्योंकि आरबीएल बंधन बैंक एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहे हैं और काफी समय से हमने देखा है कि ये दोनों ही स्टॉक में कोई भी ऐसा सब्सटेंशियल अपमूव नहीं बना है। डिस्पाइट मार्केट बुलिश कंडीशन में होते हुए भी यहाँ पे इतना ज्यादा पुल बैक नहीं बना है। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस है इनके फाइनेंशियल्स को लेके और अर्निंग्स को लेके, जिसके चलते ये दोनों स्टॉक्स में अभी भी वो शॉर्ट कवरिंग या एक मूव नहीं बन पाया। तो इनमें स्विच करना ही ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस रहेगा। जो स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस है, जैसे कि हमने बात करी एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक में इवन फेडरल बैंक भी एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, तो यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं। और अगर आपको पीएसयू में स्विच करना है तो आप एसबीआई और कैनरा बैंक में अपनी पोजीशन स्विच कर सकते हैं। एसबीआई कैनरा बैंक में भी चाहे तो आप अपनी पोजीशन को स्विच कर सकते हैं। टायर शेयरों में भी हमने हाल फिलहाल रफ्तार देखी है, स्पेशली अगर हम बात करें तो सीएट और अपोलो टायर के शेयर खूब चले हैं। एमआरएफ तो खैर हैवी वेट है, 1,15,000 रुपए के आसपास का भाव है। टीजी उसमें भी 1,05,000 से चढ़ के 1,15,000 के आसपास हो गया, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। सीएट और अपोलो में से अगर चुनना हो लक्ष्मीकांत जी, आपको रैली कहां पर एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है? दोनों ही टायर स्टॉक्स में हमें कई दिनों से अपसाइड के मूव देखने को मिल रहे हैं। बट जैसा आज के सत्र में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि सीएट लिमिटेड काफी अच्छा चार्ट पैटर्न शो कर रहा है डेली के चार्ट्स पर। और यहाँ पर हमें आज इसने जो अपने जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस होते हैं उन सारे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है। तो आने वाले समय में सीएट लिमिटेड में तेजी बनी रह सकती है। अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो अराउंड 2900 के लेवल के आसपास बाय करके चल सकता है। जो सपोर्ट नजर आ रहे हैं यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं 2830 के, और जब तक ये स्टॉक 2830 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक इस पे पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। और आने वाले समय में ये अपने जो पिछले स्विंग हाई हैं जो कि 3100 के आसपास आ रहे हैं वहां तक के हमें टारगेट दे सकता है। रोहन, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आप बैंक्स पे थोड़ा बुलिश हैं और आपको ऐसे लगता है कि अभी भी बैंकिंग काउंटर्स काफ़ी अच्छे से चल सकते हैं।
ये NBFCs पे भी आप बुलिश हो क्या? उसमें से एक शेयर का नाम बता देता हूँ रेफरेंस के लिए। हाँ, चोलामंडलम फाइनेंस, और एक दूसरा रेफरेंस देता हूँ गोल्ड फाइनेंस का, वो है मन्नापुरम। इन दोनों पे या फिर इस सेक्टर पे आप बुलिश हो क्या? नहीं, ऑफ कोर्स एनबीएफसी इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी पूरे फाइनेंशियल फिन सर्विसेज में। और मुथूट इज अवर फर्स्ट चॉइस इन कंपैरिजन ऑफ टू मन्नापुरम बिकॉज अनबिलीवेबल कैश फ्लो, 40% लोन बुक ग्रोथ गाइडेंस आया है और कंसिस्टेंसी है। और सेकेंडली चोला भी बहुत अच्छा है, पर हमको अभी भी लग रहा है कि उसमें बहुत स्पेसिफिक कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस और ये सब बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रही है। तो मिड कैप से ज्यादा हमको लार्ज कैप ज्यादातर पसंद है बिकॉज यहाँ पे रिस्क कम आ जाता है, कुछ भी हो गया तो इन दैट सेंस मुथूट एंड बजाज इज अवर टॉपिक। ठीक है, डन। राजेश सर, 2 शेयर अब आपसे भी जरा मेरे को पता करना है। जरा थर्मेक्स का चार्ट देखना, ये 3573 के आसपास चल रहा होगा। एक बार आपका इस पे टेक चाहिए सर, थर्मेक्स। तो देखिए, करेक्शन के बाद स्टॉक में रिकवरी बनी। वीकली चार्ट पे देखे तो एक फॉलिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल कर रहा था, वहां पे ब्रेकआउट ऑलरेडी आते हुए दिखा है, तो एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे। स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन के साइन बनते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पे अब स्टॉक अगर 3630 3650 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर इसका नेक्स्ट मूव अनफोल्ड होते हुए दिखेगा, वो करीब 3900 की तरफ होगा। तो यहाँ पे बने रह सकते हैं, और जिनके पास भी ट्रेड है लॉन्ग साइड का वो बने रह सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस आपको रखना होगा करीब 3460 रुपए के आसपास। 13,500 रुपये का डिक्सन है, आज करीब 6% नीचे है। लक्ष्मीकांत जी, एक बार जरा इसको चेक करेंगे। अगर मान लो थोड़ा फॉलोअप गिरावट और आती है तो कहाँ तक जा सकता है ये शेयर? अभी इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही राजेश सर ने बात किया था। यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 14,500 का। तो मुझे लगता है कि जब तक इसके नीचे ट्रेड करता है तब तक इसमें जो शॉर्ट टर्म करेक्शन है वो बना रहेगा। इमीडिएट सपोर्ट जो नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 13,300 के आसपास। अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो हमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। उस दौरान ये स्टॉक अपने जो प्री स्विंग लो है जो कि निकल कर आए 12,750 से लेकर 12,760 के जोन तक, वहां तक फिर हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है डिक्शन में। राजेश सर, एक और शेयर भी जरा आप चेक करना, हालांकि है भी वो भी आज कमज़ोर, कल्याण ज्वेलर्स, पर बहुत वॉलेटाइल है और कई बार ना स्विंग ट्रेडर्स का फैंसी काउंटर भी है। तो कल्याण ज्वेलर्स पे डायरेक्शन बता दो, ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन है या फिर इसके नीचे की तरफ डायरेक्शन अभी भी है? वेट करना चाहिए ऊपर की तरफ। थोड़ा यहाँ पे भी मल्टीपल रेजिस्टेंस है, और स्टॉक में अगर हम देखें जो रिकवरी बनी है ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही अरेस्ट होते हुए दिखी है। और हमें लगता है डेटा में भी जिस तरीके के शॉर्ट अभी भी यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे स्टॉक अगर 460 के लेवल को तोड़ेगा तो वापस इसमें एक फर्दर करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। और अगर हम सेगमेंट की भी बात करें तो ज्वेलरी रिलेटेड स्टॉक्स अभी भी साइडवेज कंसोलिडेशन में ही है। तो एज सच कोई बहुत बड़ा अपमूव ये सेगमेंट में नहीं बना है इस रिकवरी में। कल्याण ज्वेलर अगर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक वीक स्ट्रक्चर ही है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक में काफी बड़े करेक्शन देखने को मिले पिछले कुछ महीनों में। तो जब तक स्टॉक 520 के ऊपर नहीं जाता है सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। डाउन साइड में 460 टूटने के बाद हो सकता है 440 की तरफ भी फिसलता हुआ दिखे। देखिए, कोई खास मोमेंट अब है नहीं, 6 दिन की तेजी हो गई है। कंसोलिडेशन साफ साफ दिख रहा है। निफ्टी बैंक में कमजोरी है और निफ्टी हल्के से गेंस के साथ, मतलब कल की जो तूफानी तेजी हुई है 300 पॉइंट की, अगर उसमें कोई कमजोरी नहीं आती है, ये भी बाजार के लिए एक विन विन सिचुएशन ही कहेंगे। अल्ट्राटेक मजबूत है, करीब 4% की तेजी इसमें है। और दूसरी तरफ अगर हम लूजर्स के खेमे को देखेंगे तो उसमें इंडसइंड बैंक के शेयर में करीब 5% के आसपास से गिरावट है। और इसके अलावा अडानी ग्रुप के शेयर, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स कमजोर हो रहे हैं। और ऑटो में एमएनएम, बजाज ऑटो जैसे शेयर में आज हम कमजोरी देख रहे हैं। एक काम करते हैं, फटाफट अपने एक्सपर्ट से बीटीएसटी के ट्रेड समझ लेते हैं, उसके बाद एक बड़ी खबर का रुख भी करेंगे जो कि जुड़ी है लेंसकार्ट के आईपीओ से जुड़ी हुई। लेकिन पहले बीटीएसटी शुरुआत करेंगे। लक्ष्मीकांत जी, आपसे आप बताइए कि बीटीएसटी के ट्रेड आपके हिसाब से कहां पर बन रहे हैं?
आज हम जुबिलेंट फूड में बीटीएसटी का ट्रेड रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है और पिछले सत्र में भी यहाँ पर अच्छे खासे पॉजिटिव फॉर्मेशन हुए थे। तो मुझे लगता है करंट लेवल से हम जुबिलेंट फूड को बाय कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस हमें रखना है 650 का, और अगर ये अपने इस लेवल को सस्टेन करता है तो देन हमें यहाँ पर 690 से लेकर 700 तक के टारगेट हम देख सकते हैं इस स्टॉक में। ठीक है, जुबिलेंट फूड एक हम इसमें वी शेप टाइप का रिकवरी देख रहे हैं और 667 रुपए का भाव है फिलहाल शेयर का, 1-1.5% के आसपास की तेजी है। यह आपके लिए बीटीएसटी का एक सौदा हो सकता है। राजेश जी, आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या 2 के 2 बाइंग आइडियाज आपकी तरफ से? पहला स्टॉक तो बजाज फिनसर्व पसंद आ रहा है। ये स्टॉक हमें लगता है जिस तरीके से एक क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है और प्रीवियस स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट अब करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कंटिन्यूटी रहेगी और एनबीएफसी एज ए पॉकेट भी हमें पसंद आ रहा है। यहाँ पे काफी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम है, तो बजाज फिनसर्व के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 1980 1990 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1920 के आसपास। और दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे बाय किया जा सकता है वो आईटी स्पेस से लिया जा सकता है और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे कोफोर्ज पे फोकस किया जा सकता है। ये स्टॉक में जिस तरीके से आज बाइंग इंटरेस्ट बना था स्टॉक, हालांकि हायर साइड से थोड़ा कूल ऑफ देखने को जरूर मिला, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे फॉलो बाइंग एक्शन कल के सेशन में वापस आते हुए दिख सकती। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही थोड़ा सप्लाई प्रेशर फेस करते हुए दिख रहा है, बट स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है। 8050 8100 तक की अपसाइड यहाँ पे बन सकती है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 7900 के आसपास। और कोफोर, ये 2 शेयर हैं राजेश जी के रडार पर, जहां पर आपको बीटीएसटी बाय टुडे सेल टुमारो ये रणनीति अपनाने की सलाह दे रहे हैं। 7900 का स्टॉप लॉस होगा और 8050 और 8100 के टारगेट होंगे कोफोर्स के लिए। आज अच्छी स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं, स्पेशली मिड कैप आईटी में थोड़ा सा माहौल ज्यादा बेहतर साइड पर दिख रहा है। अब लेंसकार्ट वाली खबर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेकर आईपीओ से संबंधित। अनुराग, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? चश्मे बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट ने अपने एक प्रस्तावित आईपीओ के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की नियुक्ति कर ली है। सूत्रों ने ईटी नाउ स्वदेश को बताया है कि लेंसकार्ट ने 5 बैंकों की नियुक्ति की है और ये है एवेंडिस कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली, सिटी और कोटक। लेंसकार्ट के आईपीओ की जो साइज़ है वो $1 बिलियन आकी जा रही है और जो आईपीओ का जो डीआरएचपी है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, वो सेबी और जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके साथ जो अगले आने वाले तिमाही हैं उसमें फाइल हो सकता है। अभी लेंसकार्ट इस आईपीओ के लिए कुछ समय से जो तैयारी है वो कर रहा है। लेंसकार्ट की अगर देखें, जो हिस्ट्री देखें, वो 2010 में इसकी स्थापना की थी पीयूष बंसल ने और इसके जो अग्रिम शेयर होल्डर्स हैं उसमें केदारा कैपिटल, प्रेमजी इन्वेस्ट, सॉफ्ट बैंक शामिल है। पिछले ही साल $200 मिलियन का एक निवेश आया था लेंसकार्ट में और ये तेमासेक और फिडेलिटी के द्वारा हुआ था। उस समय लेंसकार्ट का जो वैल्यूएशन है, जो मूल्यांकन है, वो करीब $5 बिलियन आका गया था। उससे पहले 2023 में तेमासेक अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने एक इन्वेस्टमेंट किया था और वो $500 मिलियन का था। लेंसकार्ट की 2500 से ज़्यादा स्टोर्स हैं, जिनमें से करीब 2000 भारत में हैं। शुक्रिया। तो लेंसकार्ट के आईपीओ पर नजर रहेगी। फिलहाल मर्चेंट बैंकर्स कौन है उसकी डिटेल सामने आ गई है। $1 बिलियन के आसपास का आईपीओ होने की उम्मीद है। ये ठीक ठाक बड़ा साइज है ये। रोहन भाई, ये जो मार्केट रिलेटेड जो कंपनीज हैं, चाहे वो कैम्स हो, CDSL हो, आज तो हम बीएससी पर भी प्रेशर देख रहे हैं, MCX में थोड़ा सा दबाव है। आपको लगता है कि कोई अगर करेक्शन आता है तो इसमें मौका बनेगा, क्योंकि बाजार का टेक्सचर तो यहाँ से और बेहतर होने वाला है, अब तो कोई दिक्कत खास दिख नहीं रही है? 2 साइड न्यूट्रल है। एक तो ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, पर हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि ये अपॉर्चुनिटी को
प्रीमियम भी बहुत दिया गया है, जो ये वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, कोई सस्ती वैल्यूएशन तो है नहीं। वन सेकंड, ऑफ कोर्स देयर इज अ वेरी गुड टाइम, 30-40% डाउन पे मिल रहा है फ्रॉम टॉप, सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि अभी एक्यूमुलेट करना चाहिए। और इज अ एसिमेट्रिक रिटर्न्स, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बढ़िया लग रहा है शेयर, ये आप अकोमुलेट चाहें तो कर सकते हैं, अच्छे वैल्यूएशन पर भी आपको ये शेयर मिल रहे हैं। आज अगर हम बात करें, अगर चलने वाले शेयर अगर आप देखेंगे ना, तो सीमेंट में तेजी है, इसके अलावा मिड कैप आईटी में तेजी है, बाकी शेयर खोजना बड़ा मुश्किल है। जो गिरावट वाले प्लेयर हैं जरा उन पर भी व्यू ले लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हडको का शेयर 4% नीचे आया है, ये शेयर थोड़ा रफ्तार दिखाने की कोशिश कर रहा था। राजेश जी, हडको गिरावट बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर ये फॉल और बढ़ सकता है? तो देखिए, स्टॉक में एक अच्छी रैली बनी थी, थोड़ा हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ऑन द डिक्लाइन अगर ये 195 197 के लेवल को होल्ड आउट करता है तो वहां पे सपोर्ट बाइंग यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो 197 के लेवल को थोड़ा वेट करे, अगर वो नहीं टूटता है तो वहां पे बाय किया जा सकता है। स्ट्रक्चर नियर टर्म के हिसाब से हमें बुलिश ही लग रहा है। तो 197 हमारा लेवल होगा जहां पे हम बाय इनिशिएट करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 194। अपसाइड में अगर स्टॉक 210 212 के लेवल को वापस अब क्रॉस करता है तो नेक्स्ट इसके जो टारगेट बन सकते हैं वो 225 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। अंदर आज जिस तरह का काम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एग्जैक्टली वैसे हुआ है। आज ठंडा मार्केट होना था, ठंडा ही मार्केट हुआ है, शॉर्ट कवरिंग खत्म है, मार्केट के सामने एक्सपायरी है। अब ये टिल एक्सपायरी तक आपको कुछ ज़्यादा बड़ी एक्साइटमेंट नहीं दिखाएगा। देखो आज विक्स ज़रा बड़ा नहीं है, आज विक्स घटा भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो बार बार हरा निशान लाल निशान हरा निशान लाल निशान आ रहा है। और एक और पॉइंट, 23,800 की इंपॉर्टेंस हमने आपको सुबह सुबह ही बताई थी। आज दिन भर 23,800 एक बार लगाने के बाद दिखाने के बाद फिर नहीं गया, चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट के अंदर, फिर वो लेवल्स नहीं आए हैं। तो थोड़ा ना इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, मार्केट्स में लेवल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है और वही उसी की बेसिस पर सब कुछ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स बन भी रहे हैं सिस्टम में। आगे बढ़ें, एक चीज़ और आपके सामने रखना चाहते हैं, सीमेंट शेयरों में जो आज अच्छी खरीदारी हुई है उसके पीछे की वजह स्नेही ने ढूंढी है, मेरी सहयोगी हैं, वो आपके सामने एक बार वापस रख देती हैं और उसके बाद इसके बारे में चर्चा। और तार वाले शेयरों की एक क्वेश्चन मेरा रह गया, वो भी पता करूँगा। पहले से नहीं, ये बता दो सीमेंट में आज तेज़ी क्यों है? जी हाँ, बिल्कुल। यूबीएस ने एक सीमेंट के क्षेत्र पर नोट निकाला है जहाँ पर वो सीमेंट के पूरे क्षेत्र पर काफ़ी पॉजिटिव है। वो कहते हैं कि जो बुरे दिन थे इस क्षेत्र के, जो एक रफ पैच था, उसका अब अंत होने वाला है और वो पहले नेगेटिव थे इस सेक्टर पर, अब वो पॉजिटिव हो गए हैं। और वो एंटिसिपेट करते हैं कि जो अर्निंग्स का एक अपसाइकिल होगा वो भी FY26 में उसका अर्निंग्स भी ऊपर जाएगा पूरे क्षेत्र का। वो कहते हैं कि अर्निंग्स के साथ साथ डिमांड का भी एक बाउंस बैक होगा FY26 में, और स्ट्रक्चरल कॉस्ट रिडक्शन जो कि कंपनीज अभी अंडरटेक कर रही है, कॉस्ट रिडक्शन, वो भी इस सेक्टर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा आगे जाके। वो कहते हैं कि जो दो मार्केट लीडर्स है इस बाजार में, अल्ट्राटेक और अंबुजा, उनको एक एडवांटेज है जब ये पूरा सेक्टर कंसोलिडेट हो रहा है, नए प्लेयर्स एंटर हो रहे हैं, तो ये दो बड़े प्लेयर्स को एक एडवांटेज, एक अपर हैंड मिलेगा, अल्ट्राटेक और अंबुजा। और वो कहते हैं कि सेक्टर स्लाइटली अभी थोड़ी सी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है लास्ट 5 ईयर के मीन से, और 1 ईयर फॉरवर्ड EV EBITDA से ज़रा सा हल्का हाई ट्रेड कर रहा है सेक्टर। और अगर अभी उनके स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए उन्होंने स्टॉक को बाय रेटिंग को अपग्रेड किया है न्यूट्रल रेटिंग से, और इसका टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है 13,000 रुपये पर शेयर, 9,000 रुपये अर्लियर से। अंबुजा सीमेंट के बारे में बात करें तो इस स्टॉक को भी उन्होंने अपग्रेड किया है, बाय किया है सेल रेटिंग के कंपैरिजन में, और उनका उसका टारगेट प्राइस भी हाइक किया है 620 रुपीज़ को कंपेयर टू 475 जो कि उसका अर्लियर टारगेट प्राइस था। ACC सीमेंट के लिए वो अपना बाय रेटिंग बरकरार रखते हैं, पर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस कट किया है 2,250 रुपीज़ पर शेयर कंपेयर टू 2,450 रुपीज़ जो कि पहले का दाम था। और आखिर में दालमिया भारत, उन्होंने ये स्टॉक को भी अपग्रेड किया है सेल रेटिंग से बाय रेटिंग पर इस स्टॉक के लिए भी उन्होंने अपना टारगेट प्राइस कट किया है 2,100 रुपीज़ को कंपेयर टू 2,160 रुपीज़ जो कि उनका अर्लियर टारगेट था। तो ये था यूबीएस का नोट्स सीमेंट क्षेत्र पर, और बहुत ही पॉजिटिव है क्षेत्र पर आगे जाते हुए। ठीक है सनी, बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। रोहन भाई, जो आप चर्निंग की बात बोल रहे हो, सीमेंट आपकी चर्निंग में पॉजिटिव है ना?
सीमेंट नहीं देख रहे हैं। सीमेंट में कुछ ग्रोथ नहीं लग रहा है, नहीं कि कोई मार्जिन रिडक्शन अप्रिसिएशन लग रहा है, डिमांड भी ठीक ठाक है। सो सीमेंट में कुछ ग्रोथ नहीं लग रहा है। सो सीमेंट इज न्यूट्रल फॉर अस, और हम एक भी कुछ भी होल्ड नहीं कर रहे सीमेंट में। ठीक है, सीमेंट में आप होल्ड नहीं कर रहे, आपको कुछ खास इसमें दिख नहीं रहा। अभी 5 मिनट बाद तो खैर बाजार भी बंद हो जाएगा। इन बिटवीन में 1-2 शेयर जरा और पता कर लेता हूँ राजेश सर से। राजेश सर, एक बार जरा आप अच्छा एक काम, अभी आपके पास आ रहा रोहन, मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, आपसे ही पता करना था। ये जो तार वाली कंपनीज हैं KEI और पॉलीकैब, स्पेशली पॉलीकैब, हाँ KEI को छोड़ दो भले छोड़ना चाहो तो, पॉलीकैब आप इस पे बुलिश हो क्या कि अभी और करेक्शन देखेंगे ये कंपनीज? तो हमने तकरीबन आई थिंक सो 4 to 5 मंथ्स के पहले वी स्टार्टेड टू बुक प्रॉफिट्स। बहुत हैवी वैल्यूएशन भी हो गए थे और कॉम्पिटिटिवनेस भी हो गए। उसमें आउटसाइड सेगमेंट की कंपनीज बहुत सारी आ गई है। और ज्यादा जब अब ये न्यूज आया कि अल्ट्राटेक और ये ग्रुप जो आ रहे हैं, तो अदानी आ रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू बी मोर टफ। तो मुझे ऐसा लगता है 2-3 साल तक इट वुड बी वेरी हार्ड कि यहाँ से और प्रॉफिट आ सके स्टॉक्स में। ठीक है, डन, कोई बात नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि मुश्किल है तो ज़्यादा बड़े एक्सपेरिमेंट इन सब शेयर्स के साथ नहीं करने हैं। 2 शेयर हैं राजेश सर, बस मैं वही इससे कंप्लीट कर दूंगा। एक है रेडिको खैतान, जरा देख के बताइए और कितना चलेगा? तो अच्छा मोमेंटम बना है स्टॉक में। हालांकि आज थोड़ा हायर साइड पे थोड़ा सप्लाई जरूर वापस आते हुए दिखा है, बट रेडिको में हमें लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। जब तक ये स्टॉक 2240 के ऊपर सस्टेन है, पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो 2400 से लेके 2440 की तरफ बनते हुए दिख सकते हैं। 140 तक के टारगेट रेडिको खैतान में बनते हुए दिख सकते हैं। कंजम्पशन वाले कुछ शेयरों में तेजी है। हालांकि अगर हम पिछले 6 महीने की चाल देखें तो बहुत पैसा बना के दिया नहीं है। HUL ब्रिटानिया जैसे शेयर भी कमज़ोर रहे हैं, आज वहाँ पर बाइंग हो रही है। SBI पर राजेश जी व्यू दीजिए। कोई ट्रेड नहीं चाहिए, लेकिन जिन्होंने खरीद रखा है कोई चिंता की ज़रूरत तो नहीं है ना, क्योंकि आज ये शेयर थोड़ा सा नरम है। अब तेज़ी यहाँ से आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं इसमें? बैंकिंग स्टॉक्स में स्पेशली देखें तो SBI में एक प्रॉफिट टेकिंग आया है, और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा हायर साइड से आज एक प्रॉफिट टेकिंग दिखा रहा है। SBI में हमें लगता है 765 760 ये 2 लेवल को ध्यान रखना चाहिए। अगर ये लेवल नहीं टूटते हैं अगले एक ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पे ट्रेंड तो बुलिश ही बना हुआ है। 760 के नीचे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड हो सकता है। अदरवाइज ये 760 के ऊपर अगर बना है तो हमें लगता है कि यहाँ से भी एक अपवर्ड मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। एंड देन स्टॉक में पोटेंशियल है कि ये वापस 790 और 800 की तरफ बढ़ता हुआ दिखे। तो 760 का स्टॉप लॉस रखें जिनके पास अभी लॉन्ग साइड का ट्रेड है। स्टॉप लॉस जिसके पास भी लॉन्ग है, SBI में आप निवेशित रहिए, आप ट्रेड अपने बना के रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और शेयर क्लोजिंग अच्छी देने जा रहा है राजेश जी, आपसे क्विकली व्यू जानना चाहेंगे 30-40 सेकंड में। इंटरग्लोब एविएशन लगातार मजबूत है ये शेयर, और ब्रोकरेज भी इसको लेकर काफी अपबीट है। इंटरग्लोब के लिए यहां से टारगेट क्या बनेगा? क्या इसको होल्ड करें स्टॉप लॉस ट्रेल करके, या फिर अब शेयर ये 4000 से अब 5000 की जर्नी तय कर चुका है, थोड़ी मुनाफा वसूली कर लें इसमें? देखिए, स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रांग है इंटरग्लोब एविएशन का, इंडिगो का, और हमें लगता है ये स्टॉक में जिस तरीके के सेटअप बने हुए हैं, जब तक हमें लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना सही स्ट्रेटेजी रहेगी। 49.70 ये स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं टूटता है तो चांसेस है कि स्टॉक में जो इमीडिएट बेसिस पे टारगेट बन सकते हो 5140 5200 की तरफ आते हुए दिख सकते हो। और अगर 5200 को सरपास करता है तो फिर 5500 तक की तेजी भी बन सकती है। बट एट दिस मोमेंट 4070 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखें। 40 पॉइंट की गिरावट के साथ आज निफ्टी ऑलमोस्ट बंद करने जा रहा है, और 200 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी बंद करने जा रहा है। छठे दिन मार्केट्स ने आखिरकार अपनी स्क्रीन पर लाल निशान देख लिया, और ये जो लास्ट में आप गिरावट देख पा रहे हैं ना, करीब 50 पॉइंट निफ्टी की, इसको माल छोड़ना कहते हैं। जब आप दिन भर नहीं होल्ड कर पाते उसके बाद लास्ट में आते हैं ठीक है छोड़ो ना, ख़त्म करो, कल का कल देखेंगे। एग्जैक्टली इसको माल छोड़ना कहते हैं, और डेरिवेटिव एक्सपायरी में बहुत कॉमन होता है, बहुत कॉमन। अमूमन आप देखेंगे ये वैसे तो पहले शुरू होता था
मंगलवार बुधवार को, अब लेकिन कई बार अभी सोमवार से भी शुरू हो जाता है। इस तरह से माल डंप करना है, छोड़ना या पंप करना, पंपिंग एंड डंपिंग बोथ आर अवेलेबल इन द मार्केट्स, अभी भी है, वो इंडेक्स पे आपको दिख जाएगी साफ साफ में। आज जो गिरावट आई है ये पहले से समझ में आ रहा था, सुबह ही हमने आपको आगाह किया था और ये बात बताई भी थी कि मेरा आज मूड बिल्कुल नहीं है। हम तो कल और परसों तक तो काफ़ी बुलिश थे, लेकिन आज सुबह से ही हमने अपने आप को साउंड डल कर रखा है और मेरा ऐसा मानना है कि बाज़ार ख़राब नहीं हुआ है, बट बाज़ार को कंसोलिडेशन चाहिए। ये ओवर हीटिंग वाला मामला है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बट ठंडा होगा फिर चलेगा। एक प्रोसेस है जो एक समय लेके करेगा पूरी, और उसके बाद फिर से मोमेंटो दिखाएगा। बट एनी हाउ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आज इंडिया विक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, इसका मतलब भी ये साफ़ है कि अभी कोई खास बड़े क्रैक आए नहीं। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो आज डिस्टर्ब हुई है लास्ट में जाते आते, 500 वर्सेस 2000 है। ये टिपिकली सौदों से बाहर निकलना कहते हैं, या फिर ये वैसे आप समझ लीजिए कि स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा भी इंजन बना ही था, चला ही थे, तो वापस एक ठंडा पानी डल गया इसके ऊपर और थोड़ा सा वो कूल डाउन हुआ है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, लेकिन वैसे हाँ वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट्स के अंदर, लेकिन एक कूल ऑफ की रिक्वायरमेंट है, वो आपको मार्केट अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग करता हुआ उसको दिख रहा है। आज के टॉप गेनर्स जो मार्केट्स के अंदर आज बढ़िया चले, एक बार ज़रा मैं जल्दी जल्दी आपके सामने वो नाम बताता जाता हूँ। पहले आता हूँ जरा F&O यानी बड़े शेयरों पे, उसमें आज अल्ट्राटेक के लिए दिन ठीक था, पॉलीकैप दिन ठीक था, परसिस्टेंट दिन ठीक था और बजाज फाइनेंस के लिए दिन ठीक था। और जो लूजर्स बने वो था डिक्सन टेक, जोमेटो, इंडसन बैंक और HFCL और MCX जैसी कुछ एक कंपनीज जो आज पिटी भी हैं। ठीक है, तो काफ़ी दिनों के एक तरफा तेज़ी के बाद आज थोड़ा सा ठहराव, थोड़ी सी गिरावट मार्केट्स के अंदर आई है। देखते हैं आगे चल के और क्या होता है। रोहन भाई बहुत शुक्रिया, राजेश जी थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए आप दोनों का। मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं, फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।